नमस्ते। आज के इस पाठ विश्लेषण में हम सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम से एक बेहद ही खूबसूरत और देशभक्ति से ओतप्रोत कविता पर चर्चा करने वाले हैं। महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचित भारती जय विजय करे। सच कहूं तो ये एक ऐसा पाठ है जो सीधे हमारे दिलों में भारत माता के प्रति प्रेम और सम्मान जगाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब इस कविता में आखिर है क्या? इसके केंद्र में मुख्य रूप से 3 बातें हैं: देशभक्ति, वीरता और हमारी भारत माता का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य। कवि ने भारतीय उपमहाद्वीप की भौतिक सुंदरता के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक महानता का इतना सजीव और भव्य चित्रण किया है कि बस क्या कहें। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि हमारे देश की महिमा का एक ऐसा सुंदर गीत है जो हम सभी को गर्व से भर देता है। व्याख्या में गहराई तक जाने से पहले आइए इस कविता का एक सस्वर और भावपूर्ण पाठ करते हैं। इन संस्कृष्टनिष्ठ हिंदी शब्दों की लय और उनके पीछे छिपे असीम सम्मान को महसूस कीजिएगा। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे, लंका पदतल शतदल, गर्जितोर्मी सागर जल, धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे। तरुतृण वन लता वसन, अंचल में खचित सुमन, गंगा ज्योतिर्जल कण, धवलधार हार गले। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, प्राण प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरव मुखरे। कितना अद्भुत और ऊर्जावान एहसास है ना? चलिए अब एक एक करके इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। शुरुआत इन ओजस्वी शब्दों से होती है जहां कवि सीधे सीधे भारत माता की जय जयकार करते हुए विजय का आह्वान कर रहे हैं। भारती जय विजय करे, इसका बहुत ही सीधा और स्पष्ट अर्थ है, हे भारत माता, आपकी सदैव जय हो, आपकी विजय हो। अब अगली पंक्ति पर ध्यान दें। कनक शस्य कमल धरे। सुनने में शब्द थोड़े गहरे लग सकते हैं, पर इनका अर्थ बहुत प्यारा है। यहां कवि कल्पना करते हैं कि भारत माता ने अपने हाथों में सुनहरी फसलें यानी कनक शस्य और पवित्र कमल के फूल यानी कमल धरे धारण किए हुए हैं। सोचिए जरा, ये हमारी कृषि प्रधान भूमि की संपन्नता और यहाँ की आध्यात्मिक पवित्रता दोनों को एक साथ कितनी खूबसूरती से दर्शाता है। आइए अब हम अपनी इस कविता की यात्रा में थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं। यहाँ कवि हमें भारत के दक्षिणी छोर की एक शानदार भौगोलिक यात्रा पर ले जाते हैं। वे कहते हैं, लंका पदतल शतदल, और विशाल सागर का ऐसा मनमोहक वर्णन करते हैं कि वो दृश्य आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। यहाँ एक बात पर गौर कीजिएगा, कवि की कल्पना और हमारे देश के भौतिक भूगोल की कितनी अद्भुत तुलना की गई है। मानचित्र पर जो विशाल हिंद महासागर हमारी दक्षिणी सीमाओं पर है ना, उसे कवि ने कुछ ऐसे दर्शाया है मानो गर्जना करती हुई सागर की लहरें स्वयं भारत माता के पवित्र चरणों को धो रही हों। और श्रीलंका, उसे उनके चरणों में खिले हुए एक 100 पंखुड़ियों वाले कमल यानी शतदल के रूप में चित्रित किया गया है। ये भौगोलिक रूपक सच में मनमोह लेने वाला है। अब दक्षिण से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देश के मध्य भाग की सुंदरता को निहारते हैं। इन पंक्तियों में पेड़, घास, वन और लताओं को भारत माता के वस्त्र यानी वसन के रूप में बताया गया है और उनके आंचल में रंग बिरंगे फूल जड़े हुए हैं। जरा कल्पना कीजिए इस दृश्य की। हमारी हरी भरी धरती का ये मानवीकरण कितना अद्भुत और जीवंत है। और नदियों की बात करें तो यहाँ गंगा नदी के चमकते पवित्र जल की सफेद धारा को कवि ने सीधे भारत माता के गले का एक उज्ज्वल हार बता दिया है। धवल धार हार गले। ये शानदार कल्पना हमारी नदियों के प्रति हमारे गहरे सम्मान और उनके प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत ही सशक्त ढंग से हमारे सामने रखती है। तो हमने दक्षिण देखा, मध्य भारत देखा, अब हम उत्तर दिशा के राजसी दृश्य की ओर चलते हैं। इन पंक्तियों में देश के सबसे ऊंचे शिखर का जो गौरवपूर्ण वर्णन किया गया है, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यहाँ मुकुट शुभ्र हिमतुषार का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि हिमालय पर्वत की शुद्ध सफेद बर्फ भारत माता के सिर पर एक भव्य मुकुट की तरह सजी हुई है। और अगली पंक्ति सुनिए, प्राण प्राणों ओंकार। इसका अर्थ है कि इस देश की प्राणवायु में, हमारी सांसों में ही पवित्र और शाश्वत ओम की ध्वनि गूंजती है। ये सिर्फ एक पर्वत का वर्णन नहीं है, बल्कि हमारे महान देश की आध्यात्मिक गहराई का साक्षात प्रमाण है। अब परीक्षा की दृष्टि से इन रूपकों को समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इन्हें एक साथ जल्दी से दोहरा लेते हैं। सिर का मुकुट हिमालय को दर्शाता है,
गले का हार हमारी पवित्र गंगा नदी है और चरणों को धोने वाला जल दक्षिणी महासागर है। देश के इस भव्य स्वरूप को याद रखने और समझने का ये एक बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीका है। इस पूरी कविता का गहराई से अध्ययन करने के बाद 3 मुख्य बिंदु उभर कर आते हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, अगाध देशभक्ति। दूसरा, हमारी मातृभूमि का अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य। और तीसरा, भारत की महान आध्यात्मिक विरासत। ये 3 स्तंभ ही इस पूरी कविता का सार हैं। इस पाठ चर्चा को समाप्त करने से पहले हम सभी को खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। हमारी मातृभूमि का ये लुभावना सौंदर्य और इसकी महानता आज हमारे भीतर साहस और प्रेरणा कैसे जगाती है? सच तो ये है कि जब हम अपने देश की इस भव्यता और समृद्ध विरासत को सही मायनों में समझते हैं तो ये हमारे भीतर अपार गर्व और राष्ट्र के प्रति जीवन भर के समर्पण की भावना भर देता है। इसी सकारात्मक और प्रेरक विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और हमेशा अपने देश पर गर्व करते रहिए।